चाहता कि वो जल्द से जल्द इस वर्क लाइफ से छुटकारा पाए। बट कैन एनीवन रिटायर रिच? क्या आप लखपति या फिर करोड़पति बन सकते हैं बाय द टाइम यू रिटायर? क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे पास ऐसी कोई स्कीम है जहां 60 साल के उम्र में आप करोड़पति या लखपति बन सकते हैं? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहां आपको ना केवल पीपीएफ और ईपीएफ से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बल्कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में भी बिलोंग करता है। यानी कि आप अमीर तो डेफिनेटली बनेंगे, पर इसके साथ टैक्स भी बचाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। आई एम श्योर हम सब ये चाहते हैं कि हमारा सेकेंड पार्ट जो लाइफ है वो हम मौज से जिए, हम किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस ना करें और हम वो सब कर सके जिससे हमें खुशी मिलती है और जैसे हम आज की ज़िंदगी जी रहे हैं हम अपने रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे ही जिए। दोस्तों, अक्सर लोगों का एटीट्यूड रिटायरमेंट की तरफ ऐसा होता है कि रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो 20, 30, 40 साल बाद आएगा, तो मैं अभी से इसकी प्लानिंग क्यों करूं? बट लेट मी टेल यू, रिटायरमेंट प्लानिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर सेविंग्स। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट ताकि आप अपना सेकेंड हाफ जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री आप जी सको, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लान करना शुरू करो। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, जो कि हो सकता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम आखिर होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनपीएस एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है और इस स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था ताकि लोग अपना खुद सेविंग्स कर सकें, अपने लिए सेविंग्स कर सकें और साथ ही अपने लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकें और अपने लिए जब उनकी सैलरी ना आ रही हो वो अपने लिए खुद एक इनकम बना सकें, एक इनकम जोड़ सकें। तो इनिशियली मैं आपको बता दूं, ये स्कीम 2004 में लॉन्च किया गया था और इनिशियली ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाया गया था। पर फिर 2009 में ये सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए खोला गया, जहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ एज वेल एज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कीम खोला गया और वो भी इस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप कमाते हैं एक छोटा सा हिस्सा जो है आपकी सैलरी का एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो जाता है और बाद में रिटायरमेंट के एज में तब आप एक साथ लमसम उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं इस अमाउंट को, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल सकते हैं। ये एक पार्ट है हम जो लेटर इन द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है? जी हाँ, जैसे सेबी है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही एनपीएस में वी हैव समथिंग कॉल्ड पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को रेगुलराइज करता है, देखभाल करता है सारे एनपीएस अकाउंट्स का। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि किसको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल की है, अगर आप अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए और साथ ही टैक्स भी बचाना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तब आपके लिए एनपीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वहीं आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन कौन एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 से 65 साल की है वो एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। तो क्या मैं जितना चाहे उतना एनपीएस अकाउंट खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ? जी नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ एक एनपीएस अकाउंट ही खोल सकता है। और साथ ही ये बता दूं, किसी भी प्रकार का जॉइंट अकाउंट आप एनपीएस का नहीं खोल सकते। और साथ ही ये भी बता दूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एनपीएस अकाउंट नहीं खोल सकता। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम ओपन कर सकता है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो ईपीएफ और पीपीएफ दोनों में ही इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं एनपीएस में क्यों इन्वेस्ट करूं भला? तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस ये बता दूं, जब भी आप पीपीएफ और ईपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल होता है अपने पैसों पर, अपने इन्वेस्टमेंट पर। और
वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ और ईपीएफ में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है वापस, जो गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस, अगर हम पिछले 5 और 10 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है लगभग 8 से 10% का, यानी कि पीपीएफ और ईपीएफ से भी ज्यादा रिटर्न आपको एनपीएस देता है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो 500 आपको डिपॉजिट करना होगा और मिनिमम इन 1 ईयर, इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपको हर साल 500 रुपए ही बस डिपॉजिट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम अमाउंट की बात करो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे आप उतना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं अगर मान लेते हैं 2 साल आपने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, 500 जो मिनिमम है आपको जो डिपॉजिट करना है मैंडेटरी, वो आपने नहीं किया है, तो आपका जो अकाउंट है वो डोरमेट हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट आप चिंता ना करें, क्योंकि आप उसे 1000 रुपए देके वापस रीएक्टिवेट करा सकते हैं। वहीं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स एलोकेटेड रहते हैं, मतलब वो इंचार्ज रहते हैं आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एलआईसी है, एचडीएफसी पेंशन फंड है, एसबीआई पेंशन फंड्स है, देन आदित्य बिरला कैपिटल है, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स है, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड्स है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सेट्रा। तो ये 7 फंड मैनेजर्स हैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो आपका पैसा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में, वो जाके फर्दर इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज में। साथ ही आपको ये बता दो, अगर आप अपने फंड मैनेजर से खुश नहीं हैं तब जाके लेटर ऑन आप अपने फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आपका जो पैसा है वो कैसे इन्वेस्ट होता है, आखिर जाता कहाँ है आपका पैसा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि ECGA। इसका मतलब ये है कि आपका एक जो जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, एक छोटा सा हिस्सा इक्विटी में जाता है, छोटा सा हिस्सा आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, और लास्ट ऑप्शन जो ए है वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 तरीके से डिवाइडेड रहता है, यानी कि लो रिस्क, फिर आता है मॉडरेट रिस्क, फिर आता है हाई रिस्क और फिर लास्ट में आता है वेरी हाई रिस्क। और यहाँ पे भी मैं और एक बात बता दूं, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जो वेरी हाई रिस्क का जो कैटेगरी है उसमें आप 5% से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की। तो एज एन एनपीएस सब्सक्राइबर आप भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में जाएगा, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस की बात करें तो यहाँ पे आपको लिबर्टी मिलती है कि कितना % जो आपका है फंड्स, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कितना % उसका इक्विटी में जाएगा। यहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना होगा, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो थोड़ा हाई रिस्क में भी आता है। वहीं आपको ये बता दूं कि जब आप 50 साल की उम्र के हो जाएंगे तब जाके 75% जो आपका कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप 50 एज क्रॉस करते हैं तो वैसे वैसे जो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ऐसा माना जाता है, इसीलिए ताकि आप ज़्यादा रिस्क ना लें और आपको जो रिटर्न्स हैं वो हाई मिल सके। इसीलिए धीरे धीरे जो फंड मैनेजर्स हैं आपके जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे कम करते जाते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो इसीलिए ये हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग है जो जल्द से जल्द शुरू कर सके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। वहीं दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आप ऑटो चॉइस भी कर सकते हैं, यानी कि आपको इतना माथाफोड़ी नहीं करना है, तब आप इसमें 3 ऑप्शंस में चूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड को चूज करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपकी उम्र बहुत कम है और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब जाके आप इसको चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिस्क लेवल हाई होगा और साथ ही आपको हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बट उतना रिस्क नहीं भी लेना चाहते हैं, तब आप मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड को चुन सकते हैं। और आखिर में अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, तब जाके आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड को चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत लेस होगा, बहुत ही कम होगा और आपको रिटर्न्स भी उस हिसाब से मिलेंगे। वहीं जब हमने अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर ली है, आगे बढ़ के हम विड्रॉल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंस ये एक पेंशन स्कीम है, जाहिर सी बात है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 60 साल की उम्र में होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं आपने 20 एज में स्टार्ट किया या 30 एज में स्टार्ट किया या 40 ईयर्स में स्टार्ट किया, तब जाके आप 60 ईयर्स तक आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा और उससे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है, अपना पैसा है जो विड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते।
और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर आपने 60 क्रॉस कर लिया, आप 60 इयर्स के हैं, आप 60 साल के हैं, तब जाके आपका जो पूरा टोटल अमाउंट है, टोटल फंड है, उसमें का आप 60% जो है आप निकाल सकते हैं। बाकी का जो 40% है वो एन्युइटी में जाएगा, ये मैंडेटरी है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ भी जमा किया है तब जाके आप 60 लाख है जो निकाल सकते हैं, और बाकी के जो 40% है यानी कि 40 लाख है वो एन्युइटी में जाएंगे, जो आपको हर महीने एक पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं अगर दूसरी बात ये बता दो, आप मान लेते हैं एट द एज ऑफ 60 इयर्स आपको ये अकाउंट नहीं बंद करना है और आपको आगे और भी एक्सटेंड करके आपको कंट्रीब्यूट करना है, तब जाके आप 10 साल के लिए ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपना एनपीएस अकाउंट। तो इसके अंदर भी आपको 2 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला तो ये कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना है एनपीएस अकाउंट में, तब आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स, और सिर्फ आपको रिटर्न्स पाने हैं, तब जाके अगले 10 साल तक आप डिफर कर सकते हैं। यानी कि आप होल्ड पर रख देंगे अगर अगले 10 साल तक, और उसमें किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और सिर्फ उस पर रिटर्न्स कमाएंगे। साथ ही और एक बात बता दूं आपको, अगर आपने एनपीएस मान लेते हैं अगर लेट शुरू किया है आपने, और आपके अकाउंट में बाय द टाइम यू रीच 60 ईयर्स आपके अकाउंट में 2 लाख से कम अमाउंट है, तब जाके आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो 60 ईयर्स तक वेट नहीं कर सकते और उनको जल्द से जल्द अपना रिटर्न चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दूं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास स्पेशल केसेस हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपका किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी, उसके लिए आपको विड्रॉ करने हैं पैसे, या फिर आपको अपने बच्चे की हायर स्टडीज़ है, शादी के लिए पैसे चाहिए, या फिर आपको अपने लिए घर खरीदना है, एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जिसके तहत आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्री मैच्योर विड्रॉल आप तभी कर सकते हैं जब आपने एनपीएस अकाउंट खोला है और कंसिस्टेंटली आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है अप टू 3 इयर्स। तो अगर आपने 3 साल तक लगातार कंट्रीब्यूट किया है अपने एनपीएस अकाउंट में, तब जाकर आप अपना प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक परसेंटेज है, एक कैप है जो लगाया गया है। यहाँ पे आप सिर्फ 25% का जो अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है आप निकाल सकते हैं। जब मैं यहाँ पे खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कभी कभी आपके एनपीएस अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता हो। तो ऐसे केस में जहाँ आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया आपके एनपीएस अकाउंट में, तो ऐसे में आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और अगर जब आपने खुद ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके 25% का आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा आपको 3 ऐसा मौका मिलता है, 3 ऐसा विड्रॉल मिलता है इन अ लाइफ टाइम, जब आप ये विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, ये EEE टैक्स बेनिफिट्स में आता है, यानी कि ये एग्जेम्प्ट और ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट में आता है। ये यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूं कि जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्ट किया है, पहला एग्जेम्पशन आपको ये मिल जाता है, इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा एग्जेम्पशन आपको ये मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन ये मिलता है, जितना भी आप रिटर्न्स इसमें कमाते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो एग्जेम्प्टेड है। और तीसरा ये, जितना भी आप रिटर्न्स मैच्योरिटी के बाद जो पैसे आप निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इसमें भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। पर यहाँ पे कैच ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैच्योरिटी के बाद आप सिर्फ 60% ऑफ योर डिपॉजिटेड अमाउंट उतना ही निकाल सकते हैं। तो ये जो 60% का जो अमाउंट आप निकालते हैं, इस पर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि जो 40% है, जो आपका एन्युइटी है, जो आपको पेंशन के रूप में हर महीने जो आपको मिलेगा, उस पर आपको टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इसके अलावा सेक्शन 80CCD के तहत आप 50,000 का एडिशनल अमाउंट जो है उसका भी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इन टोटल आप 2 लाख का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर एनपीएस। तो इस पूरे वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको एनपीएस के बारे में इन डिटेल ज्ञान मिल गया होगा। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, जैसे कि एनपीएस में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, कैसे एनपीएस दूसरे स्कीम से डिफरेंट है, या फिर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सके, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है, ईपीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां हम पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और कहां कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके अलावा हम आपको बिजनेस आइडियाज भी देते हैं और फार्मिंग आइडियाज भी जरूर देते हैं। तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां आप क्लिक कर फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर हमें ये बताएं कि हम अगला टॉपिक कौन सा कवर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।